भारत में पाषाणकालीन संस्कृति का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जब रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जो भारतीय प्रागैतिहास के पिता कहे जाते हैं, मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पुरापाषाण काल के एक हस्त कुठार की खोज करी। किसने करी थी? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने करी थी। ठीक है, फिर पढ़ते हैं। भारत में पाषाणकालीन संस्कृति का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जब रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जो भारतीय प्रागैतिहास के पिता कहे जाते हैं, मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पुरापाषाण काल के एक हस्त कुठार की खोज की। पल्लवरम नामक स्थान 1863, रॉबर्ट ब्रूस फुट। अब आगे चलते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत तक मद्रास यानी वर्तमान का चेन्नई, बम्बई वर्तमान का मुंबई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश के स्थलों तथा मैसूर, हैदराबाद, रीवा, तलचर आदि में भी प्रागैतिहासिक संस्कृति के अनेक स्थल प्रकाश में आए। अब आगे देखते हैं। 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पैटरसन के निर्देश में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक की पोतवार के पठारी भाग का सर्वेक्षण किया और वहां कई पुरापाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए। 1835 में डी टेरा एवं पैटरसन के निर्देशन में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक की पोतवार के पठार का सर्वेक्षण किया और वहां कई पुरापाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए। तो एक क्वेश्चन जैसे पूछा जाए आपसे कि भारतीय प्रागैतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। ठीक है। ये हम जो पढ़ रहे हैं मेक IAS का जो 2024 का सेट है, उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4 अरब वर्ष प्राचीन मानी जाती है। 4 अरब वर्ष। सो आंसर वुड बी द 4 अरब वर्ष। जीवों की उत्पत्ति बहुत बाद में मानी गई तथा मानव की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व मानी गई। 20 लाख वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति मानी गई। ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था। 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट यहाँ याद रखेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति कहेंगे तो 4 अरब वर्ष पहले। जीवों की उत्पत्ति बहुत बाद में मानी गई था। तो मानव की उत्पत्ति वो 20 लाख वर्ष पूर्व मानी गई। ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस आज से 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व उसका मतलब प्रवेश हुआ, कह सकते हैं। आदिकाल यानी कि प्रागैतिहासिक काल को वैज्ञानिक शब्दावली में प्लाइस्टोसीन कहा जाता है। प्लाइस्टोसीन अभिनूतन युग यानी प्लाइस्टोसीन कहा जाता है। मानव सभ्यता के विकास में पाषाणों का बहुत महत्व रहा है। पाषाण से मानव ने भोजन संग्रहित किया, आवास बनाया, कला सीखी, आविष्कार किए। प्राचीनतम कलाकृतियों पाषाणों पर उत्तीर्ण की गई। पाषाणों से ही आविष्कारों की ऊर्जा अग्नि प्राप्त की। समस्त औजार, हथियार, आश्रय मानव ने पाषाणों से ही प्राप्त किए। इसी से आरंभिक मानव के इतिहास को पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। ये कथन वाला था कि पहला कथन मानव सभ्यता के विकास में पाषाणों को बहुत महत्व रहा है, और दूसरा कथन है सर्वप्रथम समस्त औजार, हथियार, आश्रय मानव ने पाषाणों से ही प्राप्त किए हैं।
तो ए और आर दोनों सही हो गए और ए का सही स्पष्टीकरण आर हो गया। चलो अब कुछ और पॉइंट्स उसको भी देखते हैं, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये तीन हैं। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है कि मानव इतिहास के प्रारंभ से लगभग 3000 ईसा पूर्व तक का काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। मतलब मानव इतिहास के प्रारंभ से लगभग 3000 ईसा पूर्व का काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इतिहास का वह भाग जिसके अध्ययन हेतु केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। मानव इतिहास के प्रारंभ से लगभग 3000 ईसा पूर्व का काल, मानव इतिहास की बात हो रही है यहाँ पे, पृथ्वी की बात नहीं हो रही। मानव इतिहास के लगभग 3000 ईसा पूर्व का काल प्रागैतिहासिक काल कहलाएगा। इतिहास का वह भाग जिसके अध्ययन हेतु केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। आदि ऐतिहासिक काल क्या है? 3000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक आदि ऐतिहासिक काल। सिंध एवं वैदिक सभ्यता इस काल से संबंधित है। सिंध एवं वैदिक सभ्यता इस काल से संबंधित है। इसके अध्ययन हेतु पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। इसके अध्ययन हेतु पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं, परंतु पुरातात्विक साक्ष्यों का ही उपयोग हो पाता है, वैदिक साहित्य इसका अपवाद है। आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की बात हो रही है। सिंध एवं वैदिक सभ्यता इस काल से संबंधित हैं, किससे? आदि ऐतिहासिक काल से। इसके अध्ययन हेतु पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है, परंतु पुरातात्विक साक्ष्यों का ही उपयोग हो पाता है, वैदिक साहित्य इसका अपवाद है। अब बात करें ऐतिहासिक काल, तो 600 ईसा पूर्व के पश्चात का काल कहलाता है ऐतिहासिक काल। इस काल हेतु पुरातात्विक, साहित्यिक एवं विदेशियों के वर्णन तीनों प्रकार के साक्ष्य हैं। पुरातात्विक, साहित्यिक एवं विदेशियों का वर्णन तीनों प्रकार के क्या हैं? साक्ष्य यहाँ पे उपलब्ध हैं। अब अगले पे बात करते हैं पाषाण युग। पाषाण युग में कालांतर में क्रमिक रूप से मानव जीवन अधिक व्यवस्थित होने लगा। इस आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पुरा पाषाण काल, फिर दूसरा है मध्य पाषाण काल, फिर तीसरा है नवपाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल है 5 लाख ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल है 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। और नवपाषाण काल है 4000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। ये हर बुक में अलग अलग दिया हुआ है। तो 5 लाख से 8000 पुरा पाषाण काल, फिर 8000 से 4000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल, और 4000 से 1800 ईसा पूर्व, ठीक है, नवपाषाण काल है। पूर्व पाषाण काल युग में मानव के जीवन का मुख्य आधार जो था, जीविका का मुख्य आधार वो था शिकार। जो आग का आविष्कार है वो पूरा पाषाण काल में हुआ है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में, पेपर में आता है आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में, पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में जागृत हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। उसने सबसे पहले जो है कुत्ते को पालतू बनाया था। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में जागृत हुई और इसने सबसे पहले जो है कुत्ते को जो है पालतू बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी, अच्छा, प्राप्त कहाँ हुआ है? ये कुल्हाड़ी की प्राप्ति कहाँ हुई है? अतिरंपकम एक जगह है, वहाँ पे कुल्हाड़ी की मतलब औजार की प्राप्ति हुई है। तो सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, ठीक है। पहिए और कृषि दोनों का आविष्कार नवपाषाण काल में है। पहिए का आविष्कार मैंने पहले ही बताया कि नवपाषाण काल में है, तो पहिए और कृषि दोनों का आविष्कार नवपाषाण काल में है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी। अगला देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में
कृषि का उदाहरण मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ है। ठीक है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के निकट है। बोलन दर्रा पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, वहाँ पे बोलन दर्रे के पास मेहरगढ़ है। यह वर्तमान में केट्टा, कलात और सिबी नगरों के मध्य स्थित है। केट्टा, कलात और सिबी नगरों, केट्टा, कलात और सिबी नगरों, केट्टा, कलात और सिबी नगरों, केट्टा, कलात और सिबी नगरों के मतलब मध्य स्थित है। केट्टा, कलात और सिबी नगरों के मध्य, केट्टा, कलात और सिबी नगरों के मध्य, केट्टा, कलात और सिबी नगरों के मध्य, केट्टा, कलात और सिबी नगरों के मध्य स्थित है। केट्टा, कलात और सिबी नगरों के मध्य स्थित है। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन है कि भारतीय महाद्वीप में सर्वप्रथम कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर जैसे मैंने बताया मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। हमने निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है? तो कोल्डी हवा ये जो है यहाँ से प्राप्त होते हैं चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। चलो इसको पढ़ते हैं। कोल्डी हवा भारत के उत्तर प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है। यह ग्राम देवघाट के पास बेलन नदी की घाटियों में स्थित है। यह ग्राम जो है देवघाट के पास बेलन नदी की घाटियों में स्थित है। अब कोल्डी हवा पुरातात्विक स्थल जो है उसका आगे प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। तो कोल्डी हवा में पुरातत्वविदों को चावल और कुछ खंडित हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं। कोल्डी हवा की 3 रेडियो कार्बन तिथियां लगभग 6500 ईसा पूर्व में पाए जाने वाले चावल की घरेलू किस्म के लिए शुरुआती प्रमाण प्रदान करती हैं, जो इसे दुनिया के किसी भी हिस्से में चावल का सबसे पुराना प्रमाण बनाते हैं। अन्य स्थलों में प्राप्त खेती के साक्ष्यों में गेहूं, बाजरा आदि फसलें शामिल थीं, जबकि कोल्डी हवा ही एक ऐसा उत्खनन स्थल है जहां चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यहां से मध्य पाषाण काल के मानवों का पहला शारीरिक अस्थिपंजर भी मिलता है। यहाँ से मध्य पाषाण काल के मानवों का पहला शारीरिक अस्थिपंजर भी मिलता है। तो इस तरह ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कोल्डी हवा वाला तैयार हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। कोल्डी हवा भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य नवपाषाण काल स्थलों जैसे मेहरगढ़, चिरांद और बुरजहोम से भिन्न है। यहाँ चावल के साथ साथ गेहूं भी पाया गया है। यहाँ से नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्र और लौहकालीन संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। चलो अब जरा पल्लावरम नामक स्थान के बारे में थोड़ा सा बात करें। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाणकाल संस्कृति की खोज हुई थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाणकाल संस्कृति की खोज हुई थी। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाणकाल संस्कृति की खोज हुई थी। ओके, अब मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के प्रमुख स्थल देखें। ये पेपर में क्वेश्चन आता कैसे है, मैच करने को दिया गया है कि ए को बी से मैच करना है। ठीक है, देखते हैं। तो मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के प्रमुख स्थल जो बागौर नामक क्षेत्र है वो जो राजस्थान में है, बागौर राजस्थान में है। लंघनाज गुजरात में है, लंघनाज गुजरात में है। उत्तर प्रदेश में जो आते हैं कुछ क्षेत्र तो देख लेते हैं। सराय नाहर राय, चोपनी मांडो ये भी आपका यूपी में है। महदहा और दमदमा, महदहा और दमदमा। और मध्य प्रदेश में है भीम बैठका और आदमगढ़, ये आपके मध्य प्रदेश में है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाणकालीन संस्कृति वाले जो है इनको रट लेना है। रिवाइज करता हूँ मैं। बागौर राजस्थान, बागौर राजस्थान, बागौर राजस्थान, बागौर राजस्थान, बागौर राजस्थान, बागौर राजस्थान। लंगनाज गुजरात, लंगनाज गुजरात, लंगनाज गुजरात, लंगनाज गुजरात। सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश, सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश। चोपनी मांडव उत्तर प्रदेश, महदहा उत्तर प्रदेश, दमदमा उत्तर प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश, आदमगढ़ मध्य प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टूल्स ऑफ प्री स्टोन एज, मोस्ट ऑफ द टूल्स ऑफ द प्री स्टोन एज इन इंडिया वेयर मेड ऑफ। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार, पूर्व प्रस्तर युग मतलब हो गया प्री स्टोन एज के किसके बने हुए होते थे? तो पत्थर के बने होते थे। क्लियर ये बात, स्टोन के बने होते थे। तो भारत में पूर्व प्रस्तर युग प्री स्टोन एज के अधिकांश औजार इस फटिक यानी पत्थर के बने थे, इस फटिक यानी पत्थर के बने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड द पीलियोलिथिक टूल्स इन इंडिया इन 1863। तो मैंने बात उससे पहले की थी कि रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? तो भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जो सिंधी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला है। मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स remnants of textile printing have been found। remnants मीन्स होता है अवशेष। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से कपड़े की छपाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कपड़े की छपाई के अवशेष प्राप्त हुए, कपड़े की छपाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कपड़े की छपाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कपड़े की छपाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सो आंसर वुड बी अंतरजी खेड़ा, 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 अंतरजी खेड़ा। कपड़े की छपाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं, अंतरजी खेड़ा। तो कुछ टेक्सटाइल प्रिंटिंग कहाँ के मतलब रेमिनेंट्स कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अंतरजी खेड़ा से रेमिनेंट्स ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग प्राप्त हुआ है। अब कुछ रट लेते हैं जो कि पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो नेवासा से, नेवासा से सूती कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, नेवासा से सूती कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, नेवासा से सूती कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, नेवासा से सूती कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोल्डी हवा से चावल का प्रथम साक्ष्य है, कोल्डी हवा से चावल का प्रथम साक्ष्य है। अब लोहे का हंसिया, कुदाल और ताम चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? जखेड़ा से। फिर देख लेते हैं लोहे का हंसिया, लोहे का हंसिया, लोहे का हंसिया, कुदाल, ताम चूड़ियाँ, लोहे का हंसिया, कुदाल, ताम चूड़ियाँ, लोहे का हंसिया, कुदाल और ताम चूड़ियाँ, ये जखेड़ा से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, नेवासा से सूती कपड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और अंतरजी खेड़ा से कपड़े की छपाई के अवशेष मिले हैं, कपड़े की छपाई के अवशेष मिले हैं, कपड़े की छपाई के अवशेष मिले हैं। ये रट लेना बिल्कुल फिंगर। अब एक क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में पूरा पाषाण काल में जीव जिससे मानव परिचित था। आंसर ऑप्शन है बंदर, मछली यहाँ थी। तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में 5 लाख ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक की अवधि को पूरा पाषाण काल कहा गया है। यह विभाजन उस समय मानव द्वारा प्रयुक्त औजारों के आधार पर किया जाता है। पूरा पाषाण काल में पशु जिनसे मानव परिचित था, पशु जिनसे मानव परिचित था बंदर, हिरण, बकरी, भैंस, गाय, बैल, नील गाय, सुअर, बारहसिंगा, गैंडा, हाथी आदि थे। तो
जैसे इसका आंसर क्या होगा, मतलब तीनों से परिचित है, बंदर से भी परिचित है, मछली से परिचित है, हाथी से भी परिचित है। जिनके अवशेष शैलाश्रयों की कलाकृतियों से उपलब्ध होते हैं। तो मैं फिर पढ़ देता हूँ। बंदर, हिरण, बकरी, बैल, गाय, भैंस, नीलगाय, सूअर, बारहसिंगा, गैंडा, हाथी। इस काल में मानव कछुओं एवं मछलियों से भी परिचित था। कछुओं से भी परिचित था, मछलियों से परिचित था, और विभिन्न प्रकार के फलों, पुष्पों, कंदमूल से भी क्या था, परिचित था। अब चलो नियोलिथिक काल के बारे में, यानी नवपाषाण काल के बारे में भी थोड़ा सा रट्टा मारते हैं। इस काल का आधार मूल तत्व है खाद्य उत्पादन तथा पशुओं को पालतू बनाए जाने की जानकारी का विकास। खाद्य उत्पादन तथा पशुओं को पालतू बनाए जाने की जानकारी का विकास। नियोलिथिक शब्द का अर्थ का प्रयोग सर जॉन लुबक ने नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुबक ने 1865 ईस्वी में किया था। 1865 ईस्वी में किया था। नवपाषाण काल की अग्रलिखित महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं: कृषि कार्य का प्रारंभ, पशुपालन का विकास, पत्थर के औजारों का घर्षित एवं पालिशदार उपकरणों का निर्माण तथा ग्राम समुदाय का प्रारंभ। विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण काल युग की शुरुआत लगभग 9000 ईसा पूर्व में मानी जाती है, परंतु भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ के से कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है। यह लगभग 7000 ईसा पूर्व पुराना है। नवपाषाण कालीन एक स्थल है, क्या नाम है उसका, गुफ कराल। ये श्रीनगर में है। गुफ कराल कहाँ है ये श्रीनगर में है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा रटना पड़ेगा। तो गुफ कराल श्रीनगर से दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 41 किलोमीटर की दिशा में स्थित है। दक्षिण पश्चिम दिशा से लगभग 41 किलोमीटर की दिशा में स्थित है। गुफ कराल का शब्द अर्थ है कुम्हार का गुफा। इस जगह की खोज 1981 में A.K. शर्मा ने की थी। ठीक है। इस जगह के अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग कृषि तथा पशुपालन करते थे। औजारों के रूप में यहाँ के लोग पालिशदार पत्थरों तथा जानवरों की हड्डियों का प्रयोग करते थे। अब क्वेश्चन पूछा कैसे गया है, with reference to the Neolithic site Guf Karal, consider the following statement. After studying this place, it is known that the people here used to do agriculture and animal husbandry. So yes, it is right. यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री करते थे। जी हाँ, करते थे गुफ कराल में। The people here used polished stones and animal bones in the tool room. तो क्या मतलब जानवरों की हड्डियों और पालिशदार पत्थरों का औजारों के रूप में यहाँ पे यूज़ होता था। तो जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। सो बोथ आर द राइट आंसर। अब क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन द एविडेंस रिसीव्ड सो फार विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वर नॉट फैमिलियर टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। Based on the evidence received so far, which of the following animals was not familiar to the inhabitants of the Indus Valley civilization? Just option है lion, यानी शेर, एलिफेंट, चीता, हिरन। तो मुझे लग रहा है इसका आंसर होगा पहला, यानी लायन। हाँ, लायन से, शेर से परिचित नहीं थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित विश्व की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक। अच्छा, ये शहरी सभ्यता थी, और जो वैदिक वाली हम लोग पढ़ते हैं वो तो ग्रामीण है। इस सभ्यता के लोग अपने उन्नत शहरी नियोजन, परिष्कृत शिल्प कौशल और मजबूत संगठनात्मक कौशल के लिए जाने जाते थे। इन्होंने विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न जानवरों को पालतू बनाया, उसका उपयोग किया। इन जानवरों में भेड़, बकरी, कूबड़ और
कुबड़ रहित बैल, भैंस, जंगली सूअर, कुत्ता, बिल्ली, सूअर, मुर्गी, हिरण, कछुआ, हाथी, ऊंट, गैंडा, बाघ शामिल थे। हालांकि इस बात का कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग शेर से परिचित नहीं थे। अब कुछ आयातित वस्तुएं दी हैं और कुछ लोकेशन दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू द आइटम्स इंपोर्टेड बाय द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द प्लेस कंसर्न्ड इंपोर्टेड गुड्स एंड लोकेशन की हम बात करें। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ से कौन सी चीज़ वस्तुएं आयात करते देखते हैं। जैसे अब सोना की मैं बात करूँ तो अफगानिस्तान, ईरान और दक्षिण भारत, यहाँ से सोना आता था। अफगानिस्तान, ईरान, दक्षिण भारत, इसको रट लेना है। अफगानिस्तान, ईरान, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान, ईरान, दक्षिण भारत, सोना आता था। तांबा कहाँ से आ रहा है? खेतड़ी यानी राजस्थान और बलूचिस्तान। खेतड़ी राजस्थान, खेतड़ी जो है ये राजस्थान में ही है, और बलूचिस्तान पता ही है आपको कहाँ है। तो तांबा, खेतड़ी, राजस्थान, बलूचिस्तान से तांबा आ रहा है। टिन कहाँ से आ रहा है? ईरान और अफगानिस्तान से। ईरान अफगानिस्तान से सोना भी आ रहा है और टिन भी आ रहा है। कीमती पत्थर कहाँ से आ रहा है? बलूचिस्तान और राजस्थान से। बलूचिस्तान और राजस्थान, 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 बलूचिस्तान और राजस्थान। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे इसने कहा सोना कहाँ से आ रहा है, तो क्या मैच हो रहा है अफगानिस्तान से? जी हाँ, मैच हो रहा है। तांबा कहाँ से आ रहा है? खेतड़ी से आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कीमती पत्थर कहाँ से आ रहा है? हरियाणा दे रखा है, यानी ये गलत दे रखा है। तो आंसर होगा केवल 1 और 2, बिल्कुल सही। तो कीमती पत्थर में से आ कहाँ से रहा है? बलूचिस्तान और राजस्थान से। बलूचिस्तान और राजस्थान से। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज आर बीइंग आस्क्ड।